बस ये धोखा ना दे बस। तो ऑसिलेशन एंड वेव में आपको आज का टॉपिक, कल आपने पढ़ा था, कल क्या क्या पढ़ा था एक बार रिमाइंड कर देते हैं। कल आपने पढ़ा था पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति, दोलनी गति और कंपनिक गति, उसी को बोलते हैं। टाइम पीरियड पढ़ा था अर्थ का अराउंड टू सन और अराउंड टू एक्सिस, पृथ्वी के अक्ष के परिक्रांत काल और सूर्य के परिक्रांत काल दोनों पढ़ा था। घड़ी के सुइयों के आपने आवर्त काल पढ़े थे। और किसका पढ़ा था? चंद्रमा का पढ़ा था। पृथ्वी के परिक्रांत कितना होता है? चंद्रमा का पृथ्वी के परिक्रांत आवर्त काल कितना होता है? 27.3 डेज। ठीक है, फिर क्या बोलोगे? फिर क्या बोलोगे? इनका कहना है घंटे बोलो। मैंने कहा तो भैया 14 डेज में क्या है, पूर्णिमा और अमावस्या 14 का राउंड होता है, दोनों मिला के अप्रोक्सीमेट 28 बनता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए उसको राउंड फिगर 28 डेज मान लेते हैं। अगर एग्जाम में पूछता है, हिंदी में बोलते हैं चंद्रमास, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मंथ ऑफ मून। चंद्रमा का महीना कितने टाइम का होता है? 28 दिन का होता है। और लॉजिक देखो, इसीलिए गवर्नमेंट के हिसाब से जैसे रिचार्ज हो गया 28 दिन का चलेगा। सबसे छोटा महीना 28 दिन, इससे छोटा नहीं। बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं होगा। हाँ, बड़ा 31। तो इसके बाद आपने कल पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। इन एसएचएम में अगर कोई पार्टिकल सरल आवर्त गति कर रहा है तो कण का विस्थापन कितना था? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तुम लोग पढ़ते नहीं क्या? अभी कल की चीज नहीं बताते। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी क्या था? ये एसएचएम करते कण का विस्थापन, वेलोसिटी बोल रही। जब वेलोसिटी निकाला था तो इसी इक्वेशन को हमने क्या किया था? डिफरेंशिएट किया था। तब आपको मिला था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और वहां से इसको साइन में कन्वर्ट करके दूसरा जब फार्मूला इसको बनाया था वेलोसिटी का, तो v इज इक्वल टू क्या मिला था? ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, y क्या था? डिस्प्लेसमेंट था, और a क्या था? आयाम, एम्पलीट्यूड। याद है? चलिए आज हम उसी से करने जा रहे हैं। विस्थापन हो गया, वेग हो गया, अब बताना है त्वरण, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। तो आपको मालूम है y इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था a साइन ओमेगा टी। ये क्या है? एसएचएम करते कण का क्या है? विस्थापन है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसको हमने डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन किया गया था। तो क्या मिला था? dy अपॉन, और a साइन का क्या हुआ था? कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा हो गया था, तो बना था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और यही क्या होता है हमारा? वेलोसिटी था। इसको क्या करेंगे? दोबारा इसको करिए अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर से टी के रिस्पेक्ट में इसको अवकलन करना है। तो v का अवकलन जानते हो आप, dv अपॉन dt है ना, और dy अपॉन dt का अगर करोगे तो क्या होगा? d2y अपॉन dt स्क्वायर। पढ़ा इस चीज को? कुछ लोगों ने पढ़ाई होगा। डिफरेंशिएशन पढ़ा है, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, द्वितीय अवकलज। तो अगर d2y अपॉन dt स्क्वायर लिखा है तो समझ जाना ये क्या है? एक्सीलरेशन है, त्वरण है।
अगर डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन को 2 बार अवकलन करोगे तो त्वरण मिलेगा, 1 बार अवकलन करोगे तो वेग मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। हमने ये दोबारा कर दिया डिफरेंशिएशन, तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन। और ये भी तो मालूम है dv अपॉन dt चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, त्वरण। ये भी तो होता है। इधर भी कर लो, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन क्या होगा, ओमेगा टी। और ओमेगा टी का अगेन डिफरेंशिएशन कितना होगा, ओमेगा होगा, जैसे यहां पर हुआ था। तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या होगा, क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए इंटू में साइन ओमेगा टी। ये क्या मिला है, एक्सीलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। तो ध्यान देना भैया, अल्फा इज इक्वल टू, ये फार्मूला बन गया। जरूरी नहीं कि इसको अल्फा से इंडिकेट किया जाए, d2y बाई डी टी स्क्वायर ये भी होता है भैया। कभी कभी रिलेशन आ जाता है, ध्यान रखना क्या आता है वो हम यहां लिख देंगे ताकि वो भी आपको मालूम होना चाहिए। अब इससे देखिए d2y अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम y पुट कर देंगे। d2y अपॉन डी टी स्क्वायर, ये सभी रिजल्ट आपके काम के हैं। अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर y इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसे इक्वेशन इसको दे देगा, यही सेम इक्वेशन, और बोलेगा ये इक्वेशन किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, किसका इक्वेशन है, एफएचएम करते कण के त्वरण का समीकरण है। समझ गए। तो ध्यान रखना किसका है, सरल आवर्त गति का समीकरण है, वो भी एक्सेलरेशन का, त्वरण का। चाहे ये लिखा होगा या फिर अल्फा से बनाओगे तो अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, चाहे ये लिखो, दोनों एक ही तो है ना, इज इक्वल टू 0। भैया ये ज्यादा काम का है। और दूसरी चीज यहां पे जो अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई है, ये क्या है, एफएचएम करते कण का क्या है, त्वरण है, एक्सेलरेशन है। इतना क्लियर हुआ, आगे देखना। अच्छा यहां माइनस क्या साइन इंडिकेट करेगा, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर मान लीजिए जैसे ये पेंडुलम ले लिया और पेंडुलम को यहां से खींच करके मान लो हमने इसको y डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर दिया और यहां पर आ गया, इसको छोड़ते हैं तो आप कहोगे सर ये इस प्रकार से मोशन करेगा, है ना। अब मोशन करेगा तो बताइए, हम खींच के यहां ले गए, छोड़ते हैं, तो इसमें ऐसा कौन सा फोर्स होगा जो इसको पीछे खींच के लाएगा, कौन सा फोर्स होगा, कोई तो होगा जो खींच के लाएगा ना। आगे आएगा यहाँ पे, फिर कोई खींच के ले जाएगा, उधर जाएगा, कौन सा फोर्स होता है वो, इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग में बोला था प्रत्यानयन बल, स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो वो अपनी ओर खींचता है, ऐसे ही पार्टिकल को जब से खींचेंगे तो पार्टिकल आपको लगेगा कि जैसे खींच रहा है नीचे की तरफ, तो जो फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होता है, प्रत्यानयन बल। और प्रत्यानयन बल हमेशा बाह्य बल का क्या करता है, विरोध करता है, तो विरोध करने के लिए ये माइनस साइन लगा है, ठीक है। माइनस क्या बताएगा, क्या लिखे हैं इसको, माइनस साइन इज इक्वल टू क्या बताएगा, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट अगेंस्ट किसके, एक्सटर्नल फोर्स। हिंदी में लिखना हो तो क्या लिखोगे, प्रत्यानयन बल बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करता है,
तो विरोध के लिए क्या आया है, माइनस साइन। अगर हम केवल बात करें त्वरण के परिमाण के लिए, अगर हम बात करें यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे एक्सीलरेशन की, तब माइनस साइन को नहीं लेना है, क्योंकि माइनस साइन तो फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है ना। तो जब हमें वैल्यू बतानी होगी, मैग्नीट्यूड बताना हो, मतलब आंसर निकालना हो, तो हम ओनली क्या लेंगे, अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई, यहां अल्फा क्या है, त्वरण है ना, एसएचएम करते कण का त्वरण है, एक्सेलरेशन है। वाई क्या है, विस्थापन है, जितना पार्टिकल डिस्प्लेस होगा। और ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो भैया यहां से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, अल्फा अपॉन वाई। अल्फा क्या है, आपने कहा सर जी ये त्वरण है, और वाई क्या है, तो ये आपने कहा ये सर विस्थापन हो गया। तो बताइए यहां से ओमेगा इक्वल टू क्या मिलेगा, रूट लग जाएगा ना, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, अल्फा अपॉन वाई हो गया। अब यहां से आपको पीछे हमने बता रखा था, कल ही बताया था, एंगुलर वेलोसिटी में ओमेगा इक्वल टू फार्मूला क्या था, 2 पाई अपॉन टी बताया था, याद है ना। इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट अल्फा अपॉन वाई। दोनों साइड को रिवर्स कर दो, उलट दो, तो रिवर्स करने पे क्या होगा, ये टी अपॉन 2 पाई हो जाएगा, ये भी रिवर्स हो जाएगा, वाई अपॉन। अच्छा हमने उलट क्यों दिया इसको, क्योंकि हमें चाहिए टाइम पीरियड। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, आवर्तकाल कितना होगा। तो टी इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई ट्रांसफर करोगे मल्टीप्लाई में आएगा, अंडर रूट कितना, वाई बाई अल्फा। तो भैया याद रखना, अगर ये कॉमन फार्मूला है, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा हो तो उसका आप यहां से आवर्तकाल का फार्मूला बना सकते हो। बस क्या चाहिए आपको, वाई चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए उसका, और क्या चाहिए, त्वरण चाहिए, उठा के रख देना है। नोट कर लीजिए फटाफट इसको, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये हो गया एसएचएम करते कण का क्या है, ये आवर्तकाल है, ध्यान रखना, टाइम पीरियड फॉर एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, एसएचएम करते कण का आवर्तकाल, ठीक है। तो भैया इसको तैयार करना अच्छे से, यहां इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ऑसिलेशन एंड वेव इस चैप्टर को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत भारी में लेना है ना। हाँ नहीं सोचो कि बस नॉर्मल सा है, तो बहुत अच्छा चैप्टर है, और लगभग हर एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन मिलेगा आपको। यार आज तो अटेंडेंस नहीं ले भाई है, चलो नोट करो, तब तक हम आपकी अटेंडेंस भी ले लेते हैं, आप नोट करते रहो। जेई में कोई है, प्रिंस कुमार जगतपाल, आप अच्छा ठीक है, आप 2 को आए, 3 को आए, 4 को आए, है ना। और कौन है जेई में, और कोई है, कोई नहीं, ओनली वन, इकलौता पीस है, गजब की यार। चले देखिए भाई, अब नीट में देख लो, अंकिता, अटल, आर्यन,
प्राची मौर्य, प्राची कल नहीं आए थे ना, 2 तारीख को भी नहीं आए। पुनीत कुमार, पल्लवी, मयंक, विजमा, आयुषी, कार्तिक, सुहानी पांडे, फिजा हाशमी, अभय मौर्य, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा बोलते नहीं, लालती, शिवा, प्रिंस, संध्या सैनी, अर्जिता वर्मा, खुशबू, मोहम्मद अमीन, सोनम साहू, मयंक सिंह, विश्वनाथ, कार्तिकेय वर्मा, कशिश, अनिकेत, कामिनी सिंह, विपिन, वैष्णवी, श्रेया गुप्ता, आंचल सोनकर, सिप्रा, सत्यम, अमन, अर्पिता पटेल, अर्पिता है, अर्पित यादव, सनराइज, प्रांशु, नरेंद्र द्विवेदी, प्रवेशिका, संजना, मेनका, तुम्हारा नाम नहीं बोले ना नीट में, अभी पूछा था जेई में और कोई है, तुमने बताया नहीं। अच्छा, अनुप्रिया पटेल है ना, दिल्ली आओगे? ये कंप्लीट हो गया, एक्सिलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई है ना, टाइम पीरियड का जनरल फार्मूला हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, कोई न्यूमेरिकल नहीं हुआ बहुत दिन से। चलिए क्वेश्चन लिखिए। हेलो, क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन ध्यान देना, बोला जाए, क्वेश्चन सुन लो, जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है नोट कर लेंगे, क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। बोला गया है एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, उस पार्टिकल का टाइम पीरियड 3 सेकंड है। पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना है? इसका क्या मतलब है कि पार्टिकल का एक कंप्लीट ऑसिलेशन, कंप्लीट चक्कर कितने टाइम में पूरा हो रहा है? 3 सेकंड में। तो बोला गया है t = 0
से कितने टाइम के बाद जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड, नहीं, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का हाफ होगा, ऐसा बोला है। कितने टाइम के बाद ऐसा बोला है। लिखोगे क्वेश्चन क्या? चलो अच्छा, इसको भी नहीं कराते हैं। एक छोटे वाले क्वेश्चन अभी मिलते नहीं, सब बड़े बड़े क्वेश्चन है। सारे बड़े ही, कोई छोटा दिख नहीं रहा इसमें। अभी इकट्ठे ही बड़ा क्वेश्चन बोल देंगे तो कहोगे पहले बेसिक नहीं कराते ना। हाँ, क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है, कहाँ गया वो डस्टर? चुरा के ले गए। तुम्हारी हैंकी कहाँ गई? तुम अपनी हैंकी भी नहीं संभाल पाती हो। तो चोरी हो गई ना। हाँ, ध्यान दो। क्वेश्चन बोला है भाई, एसएचएम करते कण का विस्थापन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 0.50। भैया ध्यान से समझ लो, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 500t प्लस 0.5 इतना बोला गया डिस्प्लेसमेंट है। तो आपसे बोला गया है यहाँ t टाइम है, मतलब सेकंड में है, और डिस्टेंस सेंटीमीटर में है। तो बोला गया है फाइंड द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब आपको आयाम बताना है। दूसरा बोला है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मीन्स एफ, जिसको बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। तीसरा है तरंग की कला पूछी गई है। तरंग की कला, फेज ऑफ वेव, यानी वो तरंग किस कला में चल रही है, ये पूछा गया। तो भैया ये तीन चीजें आपसे पूछी गई हैं, तो देखिए कैसे करना है। चलो, आपको मालूम है जो गिवन है y इज इक्वल टू 0.50 साइन 500t प्लस 0.5, ये क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। तो अब इसको कैसे सॉल्व करके हम ये सारी चीजें निकालेंगे। आपको मालूम है एसएचएम करते कण का जो विस्थापन का समीकरण है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी,
इतना होता है। लेकिन जब फेज भी बोला जाए, फेज डिफरेंस बोला जाए, तो इक्वेशन बनता है ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ फाई जो है यही कण की कला होती है, यानी जिसको कलांतर बोलते हैं, फेज डिफरेंस बोलते हैं। तो अगर इन दोनों को कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में भैया तुलना कर लो, तो बताइए ए के प्लेस पे कितना है, ए के प्लेस पे कितना लिखा है इक्वेशन में, 0.50। और ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है, ये पूछा गया था ना। एक आंसर तो भाई ऐसे निकल आया। और एम्पलीट्यूड एक डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया है, तो 0.50 सेंटीमीटर। आगे इसको कंपेयर करो, देखो यहाँ पे साइन ओमेगा टी यहां लिखा हुआ है, तो ओमेगा के प्लेस पे कितना है, 500 है। ओमेगा इज इक्वल टू 500। क्या आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, नहीं पूछी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए आप जानते हो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन या 2 पाई एफ, जो भी रखना चाहो। तो भैया एफ इज इक्वल टू कितना होगा, 500 अपॉन 2 पाई। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, पाई की वैल्यू रख के, फ्रीक्वेंसी है तो इसकी यूनिट होगी हर्ट्ज। और कुछ बचा है, कण की कला बची है, फेज। फेज यानी आपसे फाई पूछा है, तो फाई के प्लेस पे कितना है, 0.5, इसकी यूनिट नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपसे इतनी सारी चीजें नहीं पूछेगा, कोई एक चीज पूछेगा। हो गया। क्या राखी बांध रही हो का, उनका लगा राखी बांध रही हो। बांध दिए, बांध दिए, रखिए, पूछ लो। नहीं नहीं पता लगा तुमका मने मन गाली दे हैं, कहे देखो मिली उली तो है ना कुछ, ऐसे मांगती हो, ऐसे तो भिखारी मांगते हैं। कहती है 100 रुपए दे दो ना, ऐसे हाथ फैला के भिखारी मांगते हैं। हाँ कंटाप मार के मांगते हैं। ठीक है, ऐसे ही मारना चाहिए। मिटा इसको। तो इसके बाद अब इस टॉपिक में बचा क्या क्या है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बचा है। अगर कोई स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो उसका टाइम पीरियड पढ़ना है। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी कितनी होगी। अभी इतनी चीजें पढ़ना है इसमें।
तो डाल दो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की एसएचएम में बताना है स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। इसको देखो तो क्या है, इसमें क्या चीज बताना था, स्थितिज ऊर्जा किसकी, एसएचएम करते कण की, एसएचएम करते कण की क्या स्थितिज ऊर्जा। अब पूरा लिख लेना हिंदी में, ध्यान देना भैया, करते इसको। आप जानते हो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और आपको मालूम है कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो जिस फोर्स से वो पार्टिकल मूव कर रहा होता है, मोशन कर रहा होता है, उसके अगेंस्ट में एक फोर्स लगता है जो खींच के उसको फिर से मीन पोजीशन में लाने का काम करता है। उसको प्रत्यानयन बल बोलते हैं, यानी रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो प्रत्यानयन बल के विरुद्ध जो वर्क करना पड़ेगा वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आपको यहां पहले निकालना पड़ेगा रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा। उसके लिए फोर्स के लिए आपको चाहिए एक्सीलरेशन चाहिए। तो यहां पे आपको पता है कि एसएचएम करते कण का त्वरण कितना होता है। तो कहोगे सर ये तो अभी हमने अभी पढ़ा था, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई पढ़ा था। इसलिए कण पर लगने वाला क्या, प्रत्यानयन बल, जिसकी ना इंग्लिश पूछ लेना। F इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, पढ़ा है ना। F इज इक्वल टू ma, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। इतना फोर्स लगेगा पार्टिकल पर जो उसको फिर से मीन पोजीशन में लाने का काम करेगा, इतना फोर्स लगेगा। तो वर्क कितना होगा, अच्छा फोर्स लगेगा तो बॉडी क्या होगी, डिस्प्लेस होगी, तभी तो वर्क डन मिलेगा। मान लो इतना फोर्स लग रहा है तो बॉडी बहुत स्मॉल डिस्टेंस में क्या होगी, डिस्प्लेस हो रही है, तो वर्क डन कितना होगा, हिंदी में लिखते हैं अब। सूक्ष्म विस्थापन dy, क्योंकि विस्थापन तो y से माना था ना, तो छोटा विस्थापन dy हो जाएगा। सूक्ष्म विस्थापन dy में पूरा लिख देते हैं, प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किया गया कार्य। तो आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट बहुत ही स्मॉल है तो वर्क भी स्मॉल होगा, है ना, dw। और वर्क इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेस। अरे भवानी फोटो ना खींचो, पूछ लियो बता देंगे, कसम नहीं खाया कि तुमको नहीं बताएंगे फोटो खींच रही। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये जो फोर्स लगेगा ये F कौन सा था, रिस्टोरिंग फोर्स था, और इसके अगेंस्ट में हमें वर्क करना है ना, तो यानी हमारा F क्या होगा, ये F था तो यहां माइनस F होना चाहिए क्योंकि हमें इसके अगेंस्ट में वर्क करना है। और इंटू में क्या है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ऊपर जो F की वैल्यू निकाली यहां पे पुट कर दो, m ओमेगा स्क्वायर वाई dy। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, जिसको बोलते हैं समाकलन। तो लिख देना समाकलन करने पर
इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। तो यहाँ डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन किसका, कोई फंक्शन नहीं तो वन लेट कर लेंगे। तो डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, नहीं बताओगे भैया, बार बार न पूछे, एक बार बता दे रहे हैं, दिमाग में इसको स्टोर कर लो, मेमोरी अभी बहुत खाली पड़ी होगी। बोला था वन का इंटीग्रेशन वही होगा जिसके रिस्पेक्ट में करोगे। तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, W के रिस्पेक्ट में, वर्क है ना, तो W के रिस्पेक्ट में वन का इंटीग्रेशन W होगा, जिसके रिस्पेक्ट में करोगे वन का इंटीग्रेशन वही होगा। इज इक्वल टू यहां तो y के रिस्पेक्ट में करना है, तो m ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर निकाल लेंगे। और y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y स्क्वायर बाई 2। याद आया, जो पावर होगी उसमें एक पावर ऐड करेंगे और जो पावर बनेगी उसी से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ y की पावर 1 थी तो 1 में एक ऐड हुआ तो 2 हो गई और इसी पावर से डिवाइड हो गया, तो ये इंटीग्रेशन हो गया। तो भैया बताएं यहां से वर्क जो मिला है कितना बन जाएगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर हुआ। और यही वर्क डन क्या होगा, पेंडुलम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी इन एफएचएम ऑफ पार्टिकल। नोट करो तो बताते हैं काइनेटिक एनर्जी और फिर बताते हैं टोटल एनर्जी। इतना कर लेते हैं, उसके बाद फिर टाइम पीरियड कल करा के चैप्टर खत्म करेंगे और फिर न्यूमेरिकल का तो टाइम है नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल टाइम मिलेगा इसमें, हाँ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आएगा, तो उसके बाद भी छुट्टी है मंडे को। हमारे तो एग्जाम ऐसे लग गए ना, गवर्नमेंट पता नहीं क्या है, कभी कभी लगता है गवर्नमेंट जानबूझ के करती है। अब सोच लीजिए टेट का एग्जाम लगा है ना, 6 तारीख को इटावा कन्नौज भेज दिए, हाँ, और 11 को हमारा राजस्थान टीजीटी का एग्जाम है, राजस्थान जाएं। 13 तारीख को बिहार पीसीएस का है, बिहार जाएं इसी महीने। और 10 ही 11 में रेलवे मिनिस्ट्रियल का है, नोएडा जाएं। भैया घूमने नहीं जा रहे, एग्जाम देने जा रहे हैं। और इतना सोचो सफर करके जाओगे एग्जाम दे पाओगे, नहीं हो सकता है। अरे भैया हमने सेंटर नहीं भरा है, वो तो आयोग ने दिया, जो बोर्ड है उसने हमको सेंटर दिया है। हाँ, राजस्थान, नोएडा, बिहार, कन्नौज। अब बताओ, मैप में देखा होगा राजस्थान कहाँ है, बिहार कहाँ है, दोनों जस्ट अपोजिट, दोनों जस्ट अपोजिट। 11 को राजस्थान का है, 13 को बिहार का है। रिवीजन तो गया भाड़ में। नहीं, अब इसमें ये है, नहीं ये सब नहीं है। देखो मेरा मानना ये है कि मुझे प्रयास उसमें करना चाहिए जिसमें हम बेहतर कर सकते हैं उसमें। तो अब मैंने सोचा है कि मुझे राजस्थान टीजीटी का देना चाहिए, हाँ, उसमें मैथ आएगी और जो पेडागॉजी होती है, शायद नाम सुना हो, शिक्षण विधियां, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता है मुझे, नहीं शिक्षण विधियां हैं, लेकिन पेडागॉजी में और चीजें आती हैं, वो चीजें आएंगी उसमें। और राजस्थान का करंट अफेयर्स, वहां की हिस्ट्री पूरी पढ़ना है, वो आएगा। लेकिन बीपीएससी देने जाएंगे तो उसमें तो पूरा इंडियन का पूरा हिस्ट्री आएगी। बिहार का भी पढ़ो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। और रेलवे मिनिस्ट्रियल का एग्जाम है, उसका तो बेड़े पार है, उसमें पता नहीं क्या क्या पूछता है। सबका बिल्कुल सिलेबस जमीन आसमान का अंतर। अगर कॉमन होता सबका सिलेबस ना,
तो सारे पेपर देते, चाहे जैसे भी देते, लेकिन अब छोड़ना पड़ेगा है। अगर सिलेबस कॉमन होता सबका तब तो फिर सब निकलते। रेलवे मिनिस्ट्रियल में जो रेलवे मंत्रालय होता है उसमें टीचर की वैकेंसी थी, सबसे ज्यादा पैसा है? अरे लेकिन आपने कहा उसमें जाइए है। राजस्थान टीजीटी का भरा उसमें जो है उसमें 600 पोस्ट है, रेलवे का भरा इसमें केवल 2 पोस्ट हैं। ऑल इंडिया ज्यादा पोस्ट होती ना, ज्यादा पोस्ट होती तो जाते इसी में, रेलवे वाले में। पीसीएस का है, बिहार पीसीएस इसलिए भरते हैं क्योंकि यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के एग्जाम में बहुत डिफरेंस है। यूपी पीसीएस, अरे मान लो कि यूपी के सारे एग्जाम सबसे कठिन होते हैं, बहुत अजीब होता है। बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हर स्टेट का यूपी से बहुत इजी एग्जाम है। पॉपुलेशन अधिक है तो भैया उनको क्या करना है, छटनी करना है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी की है। यूपी का पीसीएस का पेपर और आईएएस का पेपर सेम पैटर्न होता है, सेम पैटर्न जान लो। चलिए ये हो गया। अब देख लो गतिज ऊर्जा है। नहीं बिहार नहीं जाएंगे, छोड़ना पड़ेगा। 1200 रुपए चले गए हमारे, वो है। पार्टी करवाएंगे, अगर जल्दी से जॉब मिल जाएगी तो आप रहोगे तो पार्टी करवा देंगे है? मतलब चाहते हो कि हम यही पढ़ रहे हैं? गजब। तो फिर दुश्मन हो हमारे फिर आप। अगर हमारा हित चाहोगे तो सोचो जल्दी से जाएं सर यहाँ से। अरे ये देखो प्रकृति का नियम है, एक आएगा दूसरा जाएगा, सिंपल सी बात है? तो चिल्लाएंगे, दिक्कत क्या है? देखो अच्छा, एसएचएम करते कण की क्या करना है? अब गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम पढ़ना है। गुड्डन तुम पीछे बहुत देखते हो ना। अरे इनसे तुम्हारे आगे वाली से कह रहा, नहीं तुम्हारे पीछे वाली। जब देखो कभी दाएं मुड़ती, कभी बाएं मुड़ती, कभी पीछे देखती। अरे कभी आगे भी देख लिया करो। तो देखो इधर गतिज ऊर्जा की बात करेंगे। अगर मान लो कोई पार्टिकल है, अगर वो v वेलोसिटी से एसएचएम कर रहा है तो इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र कोई बताए? अरे आपको पता है इसलिए पूछ रहे हैं। हाफ mv²। और v क्या है? एसएचएम करते पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो यहां लिखेंगे भैया, हिंदी में लिख रहे हैं, v वेग से चलो बोल देंगे, एसएचएम क्या लिखा है? v वेग से एसएचएम करते कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है? k = हाफ mv²। यहां भैया लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूव्ड फ्रॉम स्मॉल v वेलोसिटी इन एसएचएम। तो भैया ये फार्मूला हो गया। आपको मालूम है अगर वो एसएचएम कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो आपने फार्मूला भी पढ़ रखा है,
v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट, यही पढ़ा था ना वेलोसिटी का फार्मूला, रख दो इसको। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, इन तीनों में से अगर जो लोग 11th में हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा, अगर चैप्टर आया तो, नहीं आया तो एनुअल एग्जाम में 101% आएगा। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, तीन में से 100% लिख के रख लो, ना आया तो बताना। बता तो रहे आवर्तकाल, एसएम करते कण का वेग, एसएम करते कण का त्वरण, और चाहे तो थोड़ा सा और अगर पढ़ना है तो आप शामिल कर सकते हो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को भी शामिल कर सकते हो। तो यहां पे पुट कर दो k इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, वी की ये वैल्यू भाई रख दो, और यहां क्या लगा, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दो, है ना। स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, तो भैया हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है, तो रूट यहां से हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर पार्टिकल इन एसएचएम। एसएचएम करते कण की ये हो गई गतिज ऊर्जा। ये फिजिक्स के अगेंस्ट भैया, आपने कहा एक बार बल लगा दे फिर क्या करना है, दोबारा बल ना लगाना पड़े और वो ऑब्जेक्ट काम करती रहे, तो भैया उसको कहीं से तो एनर्जी चाहिए ना, कहीं से एनर्जी चाहिए उसको, तभी वर्क करता रहेगा। आपने जो कहा एक बार फोर्स लगा दे, उस पर दोबारा फोर्स ना लगाना पड़े और वर्क करता रहे, ये पॉसिबल तब है जब आप फ्रिक्शनल फोर्स को खत्म कर दो, जीरो कर दो। ऐसा पॉसिबल है, घर्षण बल जीरो हो जाए, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो जिस दिन घर्षण बल आप शून्य करके दिखा दोगे, उस दिन आपकी सारी मशीनें एक बार फोर्स लगाओगे, दोबारा नहीं लगाना पड़ेगा, चलती रहेंगी कंटिन्यू जीवन भर। है इन्होंने कहा पवन चक्की तो चलती रहती है हमेशा, अरे भैया हमेशा चलती इसलिए है क्योंकि उसको हवा मिलती है, हवा से लगती है, जब प्रेशराइज फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स, दाब वाला बल, तो प्रेशर पड़ता है तो घूमता है, कोई तो फोर्स लगता है, बिना फोर्स के कोई बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगी। भैया नोट हो गया ना, कर लेते हैं, खत्म कर दें इसको। काइनेटिक एनर्जी हो गई, पीछे पोटेंशियल हुई है, अब निकाल लो एसएचएम करते कण की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, एसएचएम करते कण की कुल ऊर्जा। ज्यादा लेंदी नहीं बनाएंगे, शॉर्टकट में ही बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कौन सी चीज कहां से बनती है, कौन सी चीज कहां से मिलेगी आपको। तो आपको मालूम है एसएचएम करते कण की डैश क्या, नंबर 1 पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है,
बोलो U इक्वल टू कितना आया था? नंबर 2, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू कितना है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो भैया आप इनको जोड़ लोगे, हेंस टोटल एनर्जी, अर्थात कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, देखो सभी फार्मूले याद रखना, फिर इसमें से एक टेबल बनवा देंगे और उसमें से क्या है, कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन पूछता है वो सारे एक टेबल से निकल आएंगे। बस टेबल याद रखना, इस चैप्टर के लगभग सारे क्वेश्चन उसी टेबल से हो जाएंगे। छोटी सी टेबल बनवा देंगे तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो क्या करना है, पोटेंशियल और प्लस काइनेटिक को ऐड कर देना है। पोटेंशियल कितना है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस काइनेटिक कितना है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं ना? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दो, हो गया ना? देखो भैया ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? ये क्या मिला है? अब आप बताइए, क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें एसएचएम करते पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी सेम हो जाए? ऐसी कौन सी कंडीशन है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है, टोटल एनर्जी का भी फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। दोनों किस कंडीशन में दोनों एनर्जी सेम हो सकती है? देखो सामने जो लिखा है ना, कॉन्सेप्ट निकलते हैं रूल से, फार्मूलों से। इन जरा दोनों फार्मूलों को देख लो, किसका डिफरेंस है? वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, और ए क्या होता है? एम्पलीट्यूड आयाम, यानी महत्तम विस्थापन, जितनी ऊंचाई से कण पास होता है। कल अगर आप थे तो हमने आपको बोला था ना, ऐसे चलती है एसएचएम, ऐसे चलती है ना। तो ये जो महत्तम विस्थापन है, यही क्या होता है? क्या होता है? आयाम, एम्पलीट्यूड। और विस्थापन तो मान लो यहाँ पे निकालना है तो ये वाई हो गया, जहां इस पॉइंट पे निकालना है तो ये वाई हो गया। लेकिन ये ए क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अगर पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से महत्तम विस्थापन से पास हो रहा होगा तो उस समय जो वाई होगा वो ए के इक्वल हो जाएगा, होगा, मीन्स y और a इक्वल हो जाएंगे। तो y और a इक्वल हो जाएंगे तो उस कंडीशन में u और TE क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। होगा ऐसा? होगा? अब बताइए वो कौन सी कंडीशन है? क्या काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी सेम हो सकती है? अगर हो सकती है तो वो कौन सी कंडीशन होगी? देखो इसे दोनों में क्या चीज करना है कि भैया दोनों सेम हो जाए। तो आप बोलोगे सर जी हमें एक चीज दिख रही है, अगर वाई स्क्वायर यहाँ 0 हो जाए किसी तरीके से तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो वाई 0 कब होता है? यहाँ मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0, जैसे जैसे वेव ऊपर जाएगी वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा और फिर महत्तम विस्थापन से पास होगी तो फिर विस्थापन घटेगा। तो माध्य स्थिति यानी मीन पोजीशन पे क्या होगा? विस्थापन शून्य होगा। यानी जब पार्टिकल मीन पोजीशन से पास हो रहा होगा तो उस समय काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी सेम होगी। अगर आपको फिगर दे दिया जाए और बोला जाए ओ ए बी सी ऐसे पॉइंट लिख दिया जाए, कौन से बिंदु है इसमें, कौन सा पॉइंट है जहां काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी सेम होगी, ऐसा पूछेगा।
तो कौन सा पॉइंट है जहां काइनेटिक और टोटल एनर्जी सेम होगी? तो भैया आप बी, चाहे बी बोलो चाहे ओ बोलो, दोनों पे सेम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ठीक, समझ गए? तो ये बचेगा। ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो आप, अपने आप से खुद पूछ सकते हो। चलिए इतना नोट कर लीजिए भैया, काइनेटिक एनर्जी हो गई, टोटल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल हो गई। इसके बाद हम कल बात कर लेंगे।